वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस सीटेट पेपर 2 के लिए कर रहे हैं और इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस चीज़ से संबंध रखते थे? तो कौन सा युग कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता को? कांस्य युग, ताम्र युग, पीतल युग या फिर लौह युग? तो ब्रॉन्ज एज यानी कि आपका कांस्य युग कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो आपका किताब अल हिंद है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब अल हिंद अल इदरीसी के द्वारा लिखी गई या अल बरूनी, अल जरूनी या फिर अल दुहैल के द्वारा? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम से पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अल बरूनी। ठीक है, तो किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यानी कि आपको मिलाना है कौन सा सही है कौन सा गलत, मतलब कि किसके साथ किसका मिलान होगा। तो कथक आप जानते हो किस राज्य का है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम की बात करोगे तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का ही है। ठीक है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपके केरल का नृत्य है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है ना। तो ये हमें आपके किस ऑप्शन में मिल जाता है? तो आपका कथक का आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। ए का आपका 3 है, तो ए का 3 हमें 3 ऑप्शंस में मिल रहा है। ठीक है। इसके अलावा आपका बी का क्या है? बी का आपका तमिलनाडु है, तो बी का सेकंड, तो बी का सेकंड आपका यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा सी का 4 और डी का 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेरियार से संबंधित है कि तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, ये बात तो सही है कि उन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन स्टार्ट किया था। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। ठीक, निम्न कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। तो इन्होंने क्या क्या किया, आपको क्या किया था ये आपको बताना है पेरियार से संबंधित। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रारंभ किया। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन पेरियार ने नहीं प्रारंभ किया था, किसने स्टार्ट किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने स्टार्ट किया था। उन्होंने मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया। तो ये वाला कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये आपका जो कथन दिया है बी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पेरियार से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? श्री नारायण गुरु से संबंधित है। ओके, जो कि आपके कहाँ के थे? केरल के थे। तीसरा कथन है ही स्टार्टेड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, यानी कि स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो आपके पेरियार थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? तो इन्होंने स्टार्ट किया था आपका स्वाभिमान आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है। जबकि आपका अगला क्या है? मद्रास में 1864 में वेद समाज, तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू ने की थी। ठीक है, मद्रास में। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो पेरियार से संबंधित है कि उन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? स्वाभिमान आंदोलन स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपको डिटेल में दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्योतिराव फुले से संबंधित कि ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? तो देखिए ज्योतिराव फुले के क्या विचार थे वो आपको बताना है। जाति व्यवस्था के खंडन के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना। तो धर्म ग्रंथों को पढ़ के उन्होंने नहीं कहा कि जाति इसमें जाति व्यवस्था नहीं है, ये बात आपकी गलत है। दूसरा, उन्होंने यह तर्क दिया कि जो आर्य थे वो विदेशी थे, उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित करके जाति व्यवस्था लागू की। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर जैसे कि आज जाति व्यवस्था थोपी गई है, ये लोग कौन थे? विदेशी लोग आए थे, हम लोगों से जीत करके क्या किया कि उन्होंने हम लोगों को निम्न समझा और जो है उन्होंने जाति व्यवस्था बना दी। तो ये वाला कथन हमारा क्या है? सही है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें आपका है ये आपके ज्योतिराव फुले के यही विचार थे। ठीक है, बाकी आगे के ऑप्शंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपके सही ऑप्शन आपको मिल गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है महिला सुधार से संबंधित आपके कथन दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कौन से कथन सही कौन से कथन गलत है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता की। तो देखिए जो आपके प्रचारक थे, जो आपके धर्म सुधारक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कानूनों को प्रचार करने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया था। उन्होंने कहा कि आपके धर्म ग्रंथों में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, या फिर जिस तरह जो भी आपका अलग अलग कुप्रथाएं चल रही थी, तो उसके उसके सुधार के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया था? धर्म ग्रंथों का सहारा लिया था। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? हमारा सही है। दूसरा क्या है? सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए
सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। देखिए, और उसके अलावा जो आपके कई आपके सामाजिक प्रथाएं थी, ठीक है ना, और उनको जब सुधार की बात की गई तो अगर वो आपके धर्म ग्रंथों में दिया भी गया था कि हाँ इस तरह की चीज़ें समाज में होनी चाहिए, तो कई बातों को उन्होंने नकार भी दिया कि ये धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, तो ये वाला भी कथन हमारा क्या है, ये वाला भी कथन हमारा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। तो किस वाले ऑप्शन में मिलता है, तो ये मिलता है हमें ऑप्शन नंबर सी में मिला हुआ मिल जाता है कि ए और बी आपका दोनों ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सी में है कि जलियांवाला बाग कांड का के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने किस अभियान का प्रारंभ किया था। तो जलियांवाला बाग के बाद आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था जलियांवाला बाग के बाद। जलियांवाला बाग के पहले अगर पूछता तो उसका ऑप्शन हो जाता रॉलेट एक्ट। ठीक है, पहले आपका रॉलेट सत्याग्रह था, उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ, फिर उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई कि यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को नरमपंथी तरीके से कहना हो। देखिए, जो आपका ब्रिटिश काल था वहाँ पे दो तरीके के दल बन गए थे, एक आपका नरमपंथी था, एक आपका गर्मपंथी था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर नरमपंथी तरीके से आपको सत्ता के विरुद्ध कोई बात कहनी होगी तो आप किस तरह से कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन जो है आपके कथन दिए गए हैं कि आप बल का प्रयोग करोगे। बल का प्रयोग कौन करेंगे, गर्मपंथी वाले करेंगे, यानी कि आमूल परिवर्तनवादी लोग करेंगे। बल का प्रयोग नरमपंथी लोग नहीं करेंगे। नरमपंथी लोग क्या करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा जो है अखबारों में लेख लिखेंगे सरकार के खिलाफ। तो ये जो दो है आपका बी और सी वाला, ये जो है नरमपंथी लोग करेंगे, जबकि बल का प्रयोग जो बात है वो आपके गर्मपंथी लोग जो है करते। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, किस में मिलता है हमें, ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है, बी और सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है आदिवासियों के विषय में। आदिवासियों के विषय में आपको कथन दिए गए हैं, तो कौन सा, ये एक ए बी सी 3 कथन दिए गए हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में। आदिवासी जो है ये मुखियाओं, आदिवासी के जो मुखिया थे उन्होंने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। तो ये बात आपकी सही है कि जो आपके ब्रिटिश लोग थे उन्होंने जो आदिवासी मुखिया लोग थे उनसे उनकी प्रशासन करने की शक्ति जो है क्या कर ली थी, छीन ली थी। ठीक है, तो पहला वाला कथन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्या है, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। तो ये भी कहा गया था कि जो आदिवासी मुखिया हैं उनको वो जो है क्या कर सकते हैं कि कुछ गांवों की भूमि पर उनका स्वामित्व रहेगा, बाकी जो है किसके अधीन रहेंगे, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेंगे। ठीक है, तो कुछ गांवों को जो है उन्हें दिया गया था केवल। तो ये भी हमारा कथन क्या है, हमारा बी वाला भी कथन सही है। तीसरा हमारा है कि अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। तो आधिपत्य इनका नहीं बना रहा, आधिपत्य जो है किसका था, ब्रिटिश का ही था। इनको केवल कहा गया था कि आप अपने आदिवासी समूह में आप अनुशासन बनाए रखो। ठीक है ना, आप उनके ऊपर शासन नहीं कर सकते हो, केवल आप उनको अनुशासन में आपको रखना है। ठीक है, तो आधिपत्य उनका खत्म कर दिया गया था। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो ए और बी वाला कथन सही है। तो किस में मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल जाता है कि बोथ ए एंड बी आर क्या है, ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना, आपको थियरी में पढ़ाया गया है ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है भाई, ये कहता है कि जो आपके दो कथन दे गए हैं, एक स्टेटमेंट ए है, एक आपका स्टेटमेंट बी है, इससे इससे आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। कथन ये कहता है कि इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या फिर वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जो इतिहासकार लोग हैं ये इतिहास को देखते हैं कि वो एक समय था जो बीत गया। ठीक है, कुछ समय थे, घंटे थे, दिन थे, वो सब बीत गए, तो इस तरह से देखते हैं। तो ये बात क्या है भाई, ये बात गलत है, इस तरह से नहीं देखते इतिहासकार। जबकि वो किस तरह से देखते हैं कि समय जो है ये सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। वो इस तरीके से देखते हैं कि उस समय जो है किस तरह से सामाजिक संगठन था, उस तरह से किस तरह का आर्थिक संगठन था, आज जो है उस समय की समाज की कितनी व्यवस्था हमारे पास रह गई है, आर्थिक संगठन में किस तरह से बदलाव हुए हैं। तो इस रूप में इतिहासकार जो है इतिहास को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट आपका बी वाला सही है। तो ए वाला क्या है आपका गलत है। तो किस में आपको मिल जाता है, ए और बी दोनों सही है, जी नहीं ये वाला नहीं होगा। ए और बी दोनों सही नहीं है, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा बी वाला सही है।
तो किस में मिल जाता है, ए सही है बी गलत है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है, ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमें मिल जाता है कि ए गलत है और बी सही है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। इसमें हमारे भी दो स्टेटमेंट इसमें भी दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट को पढ़ के हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन ए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य हुए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो जो आपके चरक पैदा हुए थे, मतलब चरक जो वैद्य हुए थे, उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये बात उन्होंने कही थी, सही है, पहला कथन हमारा सही है भाई। उसके बाद कथन 2 क्या कहता है कि दांतों के जोड़ और उपास्थियों के संयोजन, संयोजन का मतलब है योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो उससे चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। यानी कि जो दांत होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो कार्टिलेज यानी कि उपास्थि होती है, इन सबको जोड़ करके उन्होंने बताया था कि आपका 360 हड्डियां होती हैं। तो ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। उन्होंने दांतों तो सबको जोड़ लिया था, ठीक है ना। अभी हम लोग जानते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं जिसमें दांत नहीं जोड़े जाते, उपास्थियाँ नहीं जोड़ी जाती, कार्टिलेज और आपके वो जॉइंट्स नहीं जोड़े जाते, लेकिन उन्होंने सबको जोड़ लिया था, तो 360 संख्या बताई थी। तो ये दोनों ही कथन हमारे क्या है, सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। ए और बी और दोनों ही क्या है, सही आंसर हैं। ओके, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये हमारे कुछ आपके आदिवासी समूह दिए गए हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि किसने सबसे पहले विद्रोह किया, किसने बाद में विद्रोह किया। तो संथाल, कोल, वस्तर, बरली। वर्ली का विद्रोह तो सबसे लास्ट में हुआ था, ये बात तो सही है, 3-3 ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। बरली के पहले आपका बस्तर का विद्रोह हुआ था, ये भी ये बात सही है, ठीक है। यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। और संथाल और कोल में जो है सबसे पहले जो आपका विद्रोह हुआ था वो कोल का विद्रोह हुआ था 1831 के आसपास, और संथाल ने अपना विद्रोह किया था 1855 में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। सबसे पहले जो है विद्रोह किया था कोल ने, फिर संथाल ने, फिर बस्तर ने, और सबसे लास्ट में जो 1940 के आसपास विद्रोह किया था किसने, वर्ली ने, ठीक है। यहाँ पे विद्रोह के जो है इनके समय दिए गए हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया गया भाई, इसमें दिया गया है कि हमारा 8वीं और 18वीं सदी के मध्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं। साझी वास्तुकला शैलियाँ, वास्तुकला का मतलब है बिल्डिंग जो है जो बनाए जाते थे, उनमें जो आपका डिज़ाइंस बनाई जाती थी वो क्या होती थी, लगभग सेम होती थी, ठीक है। 8वीं सदी और 18वीं सदी के बीच वाले क्षेत्र में जो भी बिल्डिंग्स बनी है, जो भी महल बने, जो भवन बने, उनमें साझी वास्तुकला यानी कि उनकी डिज़ाइन जो होती थी, बनाने की तकनीक जो होती थी वो लगभग सेम होती थी। क्यों, ऐसा क्यों होता था। तो ऑप्शन नंबर ए है कि बड़े साम्राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना। तो जो आपके बड़े साम्राज्य होते थे वो क्या करते थे, कई क्षेत्रों को जीत लेते थे, ठीक है। अब वो उनके आधिपत्य में हो जाता था, और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण होना, ठीक है ना। तो यानी कि अब वहाँ पे जो अब ये जिन जिन क्षेत्रों को ये जीत जाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, अपने ही तरीके के बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं के कारीगर जाके वहाँ पे बनाएंगे। तो क्या होता था कि इन्हीं के एक ही जैसी जो है सारी जो है हर जगह की बिल्डिंग्स जो है सेम तरह के जो है वास्तुकला को शेयर करते थे। तो ऑप्शन नंबर के ए ही हमारा क्या है, सही आंसर हो जाता है। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको एक क्वेश्चन बचा हुआ है, सॉरी आइए इसे भी देख लेते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहा, क्योंकि यानी कि भारत में जब स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद भी जो है हम लोगों ने अपने प्रशासन में जो है अंग्रेजी भाषा का उपयोग आज तक कर रहे हैं। क्यों भाई, ये एक शर्त थी कि जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी, कि ब्रिटिश वायसराय ने एक शर्त रख दी थी कि भाई आपको अंग्रेजी अपनाना ही पड़ेगा, तभी हम जो है भारत को स्वतंत्र करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। यह प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप में परिवर्तित होने में सहायता देगी। यानी कि औपनिवेशिक भारत में इंग्लिश का प्रयोग होता था, तो अब स्वतंत्र भारत में भी इंग्लिश का प्रयोग होगा। तो क्या होगा कि आसानी से आप जो है ये आप स्वतंत्र भारत में आप चेंज हो पाओगे। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं थी। बात क्या थी भाई, तो गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्य। तो गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्य का मतलब क्या है कि जो हमारे तमिल थे, तेलुगु थे, ठीक है, ये जो भाषा बोलने वाले थे इनको हिंदी नहीं समझ में आती थी। तो इनकी एक मांग थी कि उनके समझ में आने वाली भाषा जो है
प्रयोग की जाए। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह भी किया था, हिंदी के यूज के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसीलिए जो है इंग्लिश जो है उसका प्रयोग आज तक किया जा रहा है, क्योंकि ये जो आपके गैर भाषी हिंदी राज्य थे इन्होंने हिंदी का जो है विरोध किया था। इन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करो ताकि हम लोगों को भी समझ में आए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना अगर कुछ आप कहना चाहते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अगली वीडियोज़ को चाहते हो। इसके अलावा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियोज़ उन तक भी पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।